जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th की तैयारी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि क्लास 10th की अब बहुत ही कम दिन बच गए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इसी के लिए टॉप 15 साइंस का सवाल लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों सीधे से लड़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्यारा सा सवाल। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। दोस्तों, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं, बहुत ही मस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों। चलिए इसका आंसर बहुत ही आसान शब्दों में देते हैं। दोस्तों, हरे पौधों यानी CO2 और H2O सूर्य का प्रकाश तथा हरित लवक की उपस्थिति में दोस्तों अपना भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोस्तों, हरे पौधे जो होते हैं वह CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, सूर्य के प्रकाश तथा दोस्तों हरित लवक की उपस्थिति में दोस्तों पौधा जो होता है, हरे पौधा, वह अपना भोजन पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है ना दोस्तों, भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है, इसीलिए दोस्तों उन्हें उत्पादक कहा जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, है ना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को बताएं। दोस्तों, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोगों को बताएं। दोस्तों, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग निम्नलिखित हैं। दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं कि उत्तल लेंस के वह कौन दो उपयोग है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए दोस्तों पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप कैमरा में किया जाता है। दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग माइक्रोस्कोप तथा कैमरा में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस यानी दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों। तो उत्तल लेंस के दो उपयोग के बारे में हमने बताया दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। क्या दोस्तों, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के दो प्रमुख अंगों के नाम लिखिए तथा दोस्तों दो उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। दोस्तों, उत्सर्जन की परिभाषा सबसे पहले हम जानते हैं और उत्सर्जन की परिभाषा लिखने की प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्सर्जन की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं हम लोग आसान शब्दों में। दोस्तों, शरीर की उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को दोस्तों शरीर से बाहर निकालने की इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों दो उत्सर्जी अंग भी है इनके। चलिए दो उत्सर्जी अंग के बारे में जानते हैं दोस्तों। उत्सर्जी अंग जो है उसमें से पहला वृक्क आता है और दूसरा फेफड़ा आता है। ठीक है ना दोस्तों। उत्सर्जन होते हैं दोस्तों जो अंग, उसका नाम है एक वृक्क और एक है फेफड़ा। ठीक है ना दोस्तों। दो उत्सर्जी पदार्थ है दोस्तों जिसमें से मल एवं मूत्र आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, मल एवं मूत्र आते हैं, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, VVI है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, है ना दोस्तों। कहा गया है दोस्तों रंध्र यानी कि एस्टोमाटा एवं दोस्तों वातरंध क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है ना दोस्तों, रंध्र को ही हम लोग एस्टोमाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना दोस्तों। एस्टोमाटा यानी रंध्र पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार की अति सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। पत्तियों की सतह पर दोस्तों पाए जाने वाला विशेष प्रकार की एक अति सूक्ष्म, सूक्ष्म कहने का मतलब छोटा, छिद्र को दोस्तों रंध्र कहते हैं। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, वातरंध्र की बात किया जाए तो पौधों के तनों की छाल पर दोस्तों गैस विनिमय के लिए दोस्तों पाए जाने वाले छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। पौधे के तनों की छाल पर दोस्तों गैस विनिमय के लिए पाए जाने वाले छिद्रों को वातरंध्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों। दोस्तों, बहुत ही 3 स्टार कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्यों। दोस्तों,
इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। दोस्तों पानी में रखा हुआ सिक्का आखिर ऊपर उठा हुआ दिखता है, उसका कारण क्या है दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण दोस्तों सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है, कहां से दोस्तों? सघन माध्यम से चल करके और विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण दोस्तों बाहर से दिखने वाला सिक्का उठा हुआ नजर आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों छठा नंबर सवाल की दैनिक जीवन में दोस्तों पीएच के महत्व का उल्लेख करें। दोस्तों पीएच का कहने का मतलब होता है पुटिंग ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पुटिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है ना दोस्तों। दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का उल्लेख के बारे में कहा गया दोस्तों। तो दैनिक जीवन में दोस्तों पीएच का महत्व निम्नलिखित है, ठीक है ना दोस्तों। पहला लिखेंगे दोस्तों कि कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में दोस्तों पीएच का इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयों के उत्पादन में दोस्तों पीएच का दोस्तों उल्लेख किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जलीय जीवन के लिए दोस्तों पीएच का उपयोग किया जाता है। फिर से दोस्तों आपको बोला जाए तो विलयन की अम्लीयता एवं दोस्तों क्षारीयता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज था ये, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों सातवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों तो सूर्य के प्रकाश के दो घटक के नाम दोस्तों जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वह निम्नलिखित है। चलिए आज जानते हैं। दोस्तों पहला में है दोस्तों अवरक्त किरणें। दोस्तों अवरक्त किरणें जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनफ्रेक्टेड रे, ठीक है ना दोस्तों। पराबैंगनी किरण दोस्तों वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये दो किरण है दोस्तों जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, यह घटक है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। ये सभी दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यह सभी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि परजीवी किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि परजीवी किसे कहते हैं। दोस्तों तो वैसा जीव दोस्तों जो अपना भोजन आवास जैसी क्रियाओं के लिए अन्य जीवों के शरीर पर दोस्तों या शरीर में वसा करते हैं दोस्तों, वास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं या फिर परजीवी कह लेते हैं। जैसे में जूं दोस्तों, जूं होता है वह अपने शरीर में वास करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। फिर से आइए दोस्तों समझते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन दोस्तों आवास, क्या दोस्तों? आवास जैसी क्रियाओं के लिए दोस्तों अन्य जीव के शरीर पर दोस्तों या शरीर में वास करते हैं उसे परजीवी कहते हैं दोस्तों। जैसे में जू है दोस्तों, जू होता है दोस्तों जिसको ढील भी बोलते हैं, ठीक है ना, वह परजीवी कहलाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नौवां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों नौवां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि रक्त के संगठन को लिखिए। दोस्तों रक्त के संगठन को लिखिए अथवा रक्त किन से बना होता है यह भी बताइए। दोस्तों रक्त के निम्नलिखित संगठन है, ठीक है ना दोस्तों। रक्त के संगठक निम्नलिखित है दोस्तों। पहला में प्लाज्मा आता है, दूसरा दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है। दूसरा में दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। चौथा में दोस्तों क्या दोस्तों प्लेटलेस्ट रक्त के संघटक हैं, यानी कि यह सभी दोस्तों रक्त के संघटक है ना दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि सूचक क्या है। दोस्तों एक सूचक का नाम लिखिए। दोस्तों पूछा गया है कि सूचक क्या है, एक सूचक का नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। दोस्तों ऐसे रंजक जिनका अम्ल एवं क्षार के द्वारा दोस्तों रंग परिवर्तित होता है यानी कि बदलता है दोस्तों, उन्हें सूचक कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे में लिटमस पत्र एवं हल्दी के सूचक उदाहरण है, ठीक है ना दोस्तों। लिटमस पत्र और हल्दी के सूचक जो होते हैं वह एक उदाहरण है, ठीक है, सूचक का। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी हो या फिर व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो दोस्तों ज्यादा नहीं, आप अपनी स्टेटस पे ही वीडियो को लगा दीजिए दोस्तों, लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जिसको जरूरत होगा वो देख लेगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों 11 नंबर सवाल कह रहा है कि तनुकरण किसे कहते हैं। दोस्तों तनुकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर दोस्तों आयन की सांद्रता
H प्लस या फिर OH माइनस प्रति इकाई आयत में कमी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम तनुकरण कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों? तनुकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल क्या है दोस्तों? कह रहा सवाल दोस्तों कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? दोस्तों, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वह विद्युत का क्यों चालन करता है, वह पूछा गया है, ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देते हैं आसान शब्दों में दोस्तों। अम्ल का जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी कि H प्लस आयन उत्पन्न होते हैं, यानी कि अम्ल को जब दोस्तों घोला जाता है हाइड्रोजन में, तो क्या देता है दोस्तों? अम्ल को जल में घोला जाता है दोस्तों, तो H प्लस आयन उत्पन्न करता है। यह आर्हेनियस का नियम है, ठीक है ना दोस्तों? यही कारण है कि दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन का विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना? अम्ल का जलीय विलयन का विद्युत का सुचालक होता है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग को बताइए। दोस्तों, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोगों के बारे में पूछा गया है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं और इसका जवाब आसान शब्दों में हम लोग देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कितना होता है दोस्तों? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है ना दोस्तों? इनके निम्नलिखित उपयोग है, यानी धोने का सोडा का निम्नलिखित उपयोग है दोस्तों। पहला उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होता है दोस्तों। धोने का सोडा का उपयोग दोस्तों कांच, साबुन और कागज में होता है, ठीक है ना? दूसरा उपयोग लिखते हैं दोस्तों कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों? धोने का सोडा का उपयोग, ठीक है ना? दोस्तों, बेकिंग सोडा का उपयोग हम लोग बता दें दोस्तों। बेकिंग सोडा को सूत्र होता है Na2HCO3 होता है, ठीक है ना दोस्तों? इसके भी निम्नलिखित उपयोग हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों सोडा यानी कि अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों? अग्निशामक में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह एसिटिक का एक संघटक है, ठीक है ना दोस्तों? यह क्या दोस्तों? एटासिड का क्या दोस्तों संघटक है, जो पेट के अम्ल की अधिकता को उदासीन करने का कार्य करता है या फिर करके राहत पहुंचाता है ना दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों। क्या है सवाल दोस्तों? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है एवं पौधे कहाँ से प्राप्त करता है दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आवश्यक सामान क्या है दोस्तों, एवं पौधा जो है दोस्तों वह कहाँ से प्राप्त करता है, ये पूछा गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों आवश्यक कच्ची सामग्री जो है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल है दोस्तों। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों पौधा वातावरण से प्राप्त करते हैं। और जल कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो जल भूमि से प्राप्त करते हैं, है ना दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। लास्ट सवाल कह रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों जीवन के अनुरक्षण के लिए दोस्तों आप किन प्रक्रम को दोस्तों आवश्यक मानेंगे? दोस्तों, जीवन के अनुरक्षण के लिए दोस्तों जो प्रक्रम आवश्यक माने जाने चाहिए दोस्तों, वे है पोषण, श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, ठीक है ना दोस्तों? पोषण जो है दोस्तों जीवन के क्या दोस्तों अनुरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। श्वसन भी और परिवहन और उत्सर्जन भी, यानी कि यह चारों जो है दोस्तों वह जीवन के अनुरक्षण के लिए दोस्तों परिक्रम को आवश्यक मानेंगे हम लोग, क्योंकि यह अति आवश्यक है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों यहीं पर वीडियो को करते हैं द एंड। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, है ना दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय, धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों। और अपनी क्लास 10 की तैयारी आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से कीजिए। धन्यवाद।